वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से लगातार दोनों राष्ट्रीय दलों के अंदर उथल पुथल चल रही है, और इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आई है सूत्रों के हवाले से। नेटवर्क 10 पर बड़ी खबर है, उत्तराखंड में बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। ऐसा सूत्र बता रहे हैं, पहली बार उत्तराखंड में बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। जी हां, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है उत्तराखंड के अंदर। इस बार उत्तराखंड में उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इस बार उत्तराखंड में उप मुख्यमंत्री भी देखने को मिल सकता है। इस तरीके के कयास भी चल रहे हैं। और इस बार जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, उसमें एक और सूत्र बता रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड के अंदर उप मुख्यमंत्री भी देखने को मिल सकता है। बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप टमटा जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ योगेश सेमवाल हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से। योगेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। योगेश, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, योगेश मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है योगेश को आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद जी भी हैं। प्रदीप टमटा जी, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो कैसे आप देखते हैं उत्तराखंड को वर्तमान में? चाहे दोनों दल हो, आपका दल हो या आपके विपक्ष में बैठा दल हो, दोनों दलों में हलचल जबरदस्त है। अपनी बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर हैं। प्रदीप टमटा जी। देखिए संजय जी, अभी जो संकट उत्तराखंड का आया है, ये संकट खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पैदा किया है, और ये भाजपा की नियति के साथ हो गया है कि अब तक जितने भी भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं, उन सबको अस्थिर करने का काम भी भाजपा नेतृत्व ने ही किया है। और क्योंकि उस अस्थिरता से प्रदेश के विकास पर असर पड़ता है, प्रदेश की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। जिस समय हम कोरोना की थर्ड वेव से बचने के प्रयास कर रहे हों, उस समय इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता राज्य को प्रभावित करती है। और मुझे लगता है कि पूरा संकट क्यों एक मुख्यमंत्री को जाने अनजाने से इस संकट को पैदा किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ही इसको बता सकते हैं। स्थितियां कानून की, संविधान की स्थितियां साफ और स्पष्ट थी। हमारा जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है, अगर सदन की कोई सीट किसी कारणवश रिक्त होती है, तो उसके रिक्त की तारीख से विदिन 6 मंथ चुनाव होगा। एक बात साफ है। दूसरी बात बहुत साफ है कि अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से नीचे हो गया है, तो वहां भी उपचुनाव नहीं होगा। ये भी साफ है, स्पष्ट है। और बंबई हाईकोर्ट के एक निर्णय ने इसको और स्पष्टता जाहिर कर दी थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। तीसरी चीज, मुख्यमंत्री को मार्च में उन्होंने शपथ ली थी, उसके 6 महीने के अंदर लगभग 9 या 10 सितंबर को उनका चुनाव 6 महीने का कार्यकाल हो रहा है। उसमें साफ स्थिति थी कि 6 महीने के अंदर मंत्री या मुख्यमंत्री को सदन का सदस्य होना होगा। और पंजाब के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का साफ डिसीजन था, इस सुविधा का उपयोग एक सदन के जीवन काल में व्यक्ति एक ही बार ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब तीरथ सिंह को उत्तराखंड में भेजा था, ये स्थितियां साफ थी। उसके बाद सल्ट में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। मुख्यमंत्री को खुद इस हालत पर, जो वो प्रदेश का नेतृत्व करना चाहते हैं, उनको अपनी चुनावी स्थिति का खुद आकलन करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिसके पास कानून विदों की, संविधान विदों की एक फौज है, उनको स्थिति साफ होनी चाहिए थी
और जिस ब्यूरोक्रेसी के भरोसे मुख्यमंत्री इन 4 महीनों में शासन चला रहे थे, उनको भी अपने मुख्यमंत्री को आगाह करना चाहिए था। तो यहाँ पर किसी ने भी चीजों का हालात नहीं वर्णन किया, इसलिए प्रदेश के अंदर ये तथाकथित संवैधानिक संकट पैदा हुआ, जिसके लिए पूरी तरह से प्रदीप भाई ये तो सभी को लग रहा था कि अब प्रदीप भाई ये तो जरूर सबको लग रहा था प्रदीप भाई कि इस बार क्योंकि जिस तरीके की बातें आ रही थी और जिस तरीके के आरोप चल रहे थे उसमें तय था कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना ही है, ये लगातार चल रहा था। लेकिन यहाँ एक बात हो रही है प्रदीप भाई कि आपके दल में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा, वहां भी ऐसा ही लग रहा है कि लगातार आप देखिए कि 10 लोगों में भी अभी तक भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। उसके अलावा वहां भी ऐसा लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात की जा रही है। यह भी सब चल रहा है। जहां कांग्रेस को लीड लेनी चाहिए थी, जहां कांग्रेस को देखना चाहिए था, वहां कांग्रेस के नेता दिल्ली में डटे हुए हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे और कब तक हमें नेता प्रतिपक्ष का चेहरा देखने को मिल सकता है? यह भी एक लगातार सवाल चल रहा है। नहीं संजय जी, आपकी बात जो आपने कही है, मैं दोनों बातों पर आपने की। एक ने आपने हमारे नेता चयन के सवाल पर स्थिति स्पष्ट करने का, देखिए दोनों की परिस्थिति अलग है। हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा जी हमारी बड़ी स्तंभ थी। हाँ, एक चुनौतीपूर्ण समय में जब हमको उनकी बहुत जरूरत थी, अकस्मात वो चली गई। हम कांग्रेस तैयारी कर ही रहे थे। दिल्ली के अंदर प्रभारी जी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने एक प्लानिंग बनाई थी और एक परिवर्तन यात्रा का एक कार्यक्रम का प्रथम चरण का घोषित कर दिया था कि खटीमा से हम मसूरी तक जाएंगे। लेकिन उसी दिन अचानक रात में या सुबह के समय इंदिरा जी हम सब छोड़ के चली गई। तो हमारे वहां तो पद एक कारणवश खाली हुआ है और उस पद को भरने की प्रक्रिया चल रही है। और आज ही हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने स्पष्ट किया है कि हम सब से विचार विमर्श के बाद भारतीय जनता पार्टी वाली जैसी स्थितियां हमारे पास न आए कि बार बार हमको बदलना पड़े, इन 5 साल में ये तीसरा मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, हम 2 या 3 दिन में अपने नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर देंगे। हमारे वहां यह स्थिति है। लेकिन यहाँ तो प्रदेश के अंदर तमाम लोगों को मालूम था ना, जब आप दिल्ली से किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं उसको 6 महीने के अंदर चुनाव में जाना ही जाना है। आपको पता भी था कि एक साल से कम का हमारा कार्यकाल रह चुका है, तो तमाम कानूनी संवैधानिक पक्षों को भी आपके पास जानकारी थी। तो ये परिस्थिति पैदा खुद भारतीय जनता पार्टी, क्या ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री के विरोधी लोगों ने फिर एक साजिश करके उस मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया हो? लेकिन उसका नुकसान तो उत्तराखंड की जनता को हो रहा है। उत्तराखंड कोरोना के लिए पूरे देश में जब 2nd वेव चली थी, सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में तो हमारे राज्य उत्तराखंड दूसरे नंबर पर था। कोरोना के संक्रमण के मामले में मई 2021 के मामले में पूरे देश को बताया तो 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा राज्य 5वें नंबर पर था। बेरोजगारी की दर में आज हम देश के सबसे ज्यादा बेरोजगार राज्यों में है। किसान बदहाल है, नौजवान बदहाल है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अपने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सारी परिस्थिति के बाद आपने एक मुख्यमंत्री को भेजा और उसको क्या कहते हैं तमाम स्थितियों से आपको सोचना चाहिए था, मुख्यमंत्री को तो सोचना ही चाहिए था। तो ये जो संकट पैदा किया है राज्य के सामने, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की नाकामी के कारण है। नहीं प्रदीप भाई, ये जो संकट है ये लगातार उत्तराखंड में संकट रहता ही है। आप देखेंगे प्रदीप भाई, लगातार जब से उत्तराखंड बना ये संकट हमेशा रहता है। अगर एक बार के कार्यकाल को अगर हम छोड़ दें तो ये संकट हर बार रहता है, हर दल में रहता है, हर दल में रहता है। और अभी भी आप देखिए प्रदीप भाई, इस बात से आप कितने सहमत होंगे, आप तो खुद सारी चीजों के गवाह हैं, आपने पूरा हर चीज में मोर्चा संभाला था, सारी चीजें सबको याद हैं। तो ये जो संकट है ये संकट रहता क्यों है, एक सवाल। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आपके यहाँ नेता चयन की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो ये है कि चेहरे पर चुनाव हो, ऐसी मांग की जा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है, शायद इस कारण से वो सारा का सारा मामला अटका हुआ है। उस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं पहले चेहरे पे ही आ जाऊं। देखिए अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के हिसाब से केरल, आसाम हमारे लिए महत्वपूर्ण था, तमिलनाडु में भी चुनाव हुए।
और उसमें जब कांग्रेस के कुछ राज्यों में जहां हमको ज्यादा उम्मीद थी, हमको केरल में उम्मीद थी कि हम दोबारा आएंगे, हमको आसाम में पूरी उम्मीद थी, और उस हम सफल नहीं हुए, तो पार्टी ने एक कमेटी बनाई और क्या कहते, बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर अशोक चौहान जी के नेतृत्व में उसकी एक सिफारिश है। उसकी सिफारिश साफ है कि कांग्रेस के हार के कारणों में एक कारण ये भी है कि नेतृत्व के मुद्दे पर स्पष्टता नहीं थी। जब नेतृत्व के मुद्दे में स्पष्टता नहीं थी तो पार्टी नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए, और वो हम उत्तराखंड में इसकी मांग भी कर रहे थे, वो आज भी है। अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं। हमने कहा था कि हरीश रावत एक बड़े नाम है। हेलो हेलो, आज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, हरीश रावत जी बड़े नाम है, तो अगर अशोक चौहान की कमेटी के आधार पर हमारी थी कि उनको एक चेहरा बनाया जाए, तो ये हर किसी पार्टी में अपनी विभिन्न राज्यों को स्थिति के उस पर ये निर्णय लेते हैं। दूसरा जो सवाल आपने कहा कि उत्तराखंड राज्य हमेशा अस्थिरता का वो रहा है। देखिए, कांग्रेस के संदर्भ में देखिए, पहला चुनाव हुआ, मैं भी उस समय विधायक था, नारायण दत्त तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री रहे। हर दल के अंदर, अब ये डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक परिपाटी है, कुछ कुछ चीजों में मतांतर रहते हैं, उसको कहना कोई गुनाह नहीं है, कोई पार्टी विरोधी सरकार विरोधी काम नहीं है। और पूरे 5 साल हमारे मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी रहे, एक बात। दूसरी बात, हम आएंगे 12 से 17 तक, फिर दोबारा कांग्रेस का क्या कहते हैं शासनकाल रहा। आदरणीय बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। अब देखे, उस समय कोई उनको हटाने के लिए कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी फुटबॉल नहीं थी। अचानक 2013 की आपदा आई, उत्तराखंड के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वो भीषण आपदा थी। भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि बहुगुणा जी इस आपदा को संभालने में असफल रहे हैं, उनको हटाया जाए। जब चारों ओर से उस आपदा के संकट के लिए मुख्यमंत्री पर वो उठने लगे, सवाल उठने लगे, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सबकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए नेतृत्व परिवर्तन किया। आदरणीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया। भले ही बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको तमाम तरह से अस्थिर करने की कोशिश की, विधानसभा भंग की, वो देश के सुप्रीम कोर्ट ने हमको राहत दी। सवाल है, हमने वहां पर कांग्रेस के शासनकाल में इस तरह से बदले नहीं गए। यहाँ तो ये हो रहा, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह जी को बजट उन्होंने प्रस्तुत किया, वित्त मंत्री वो थे, गैरसैंण में अधिवेशन चल रहा था, उनको बजट का उत्तर देना था, उत्तर देने और पास करना था। अचानक दिल्ली से फरमान आया, आप दिल्ली आइए, प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने बजट प्रस्तुत किए, बजट का उत्तर देने का मौका नहीं मिला। उसी तरह यहाँ पर भी है कि तीरथ सिंह को अचानक, सवाल है भारतीय जनता पार्टी के इन 4.5 सालों की अकर्मण्यता से जो राज्य में विकास अवरुद्ध हो गया, जो नौकरियां नहीं मिली, सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ है, नौजवान अपने रोजगार के लिए सड़कों में है, किसान सड़कों में है, दलित और जनजातियों के लिए अपने आरक्षण के अधिकार को पाने के लिए नियुक्ति में आरक्षण लागू को, पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए इस सरकार से निवेदन करते, ये सरकार उनके खिलाफ देश की सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाती है। समाज का कोई वर्ग, महिलाएं पीड़ित हैं, विधायकों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। एक विधायक द्वारा के विधायक जी के ऊपर आरोप लगा, आज तक कार्रवाई नहीं की, और कल ही एक दूसरे हरिद्वार के किसी विधानसभा के एक विधा पर महिलाओं पर दुष्कर्म का फिर दोबारा आरोप लगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। असल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को लग गया था, चाहे त्रिवेंद्र सिंह जी हो और भाई तीरथ सिंह जी हो, उसके नेतृत्व में हम विधानसभा 2022 में फतह नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो परिवर्तन हो रहे हैं, समाज को, जब राज्य को आपने धोखा दिया हो, आप उसको भरपाई करना चाहते हैं व्यक्तियों के चेहरों को बदल करके, न कि नीतियों में कोई बदलाव कर रहे हैं। इसके कारण ये संकट, राजनीतिक संकट पैदा हुआ है। इसलिए कांग्रेस और भाजपा की तुलना एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं, तो दोनों अलग अलग तुलना इसलिए कि दोनों जगह उसी तरीके की गुटबाजी देखने में आ रही है जिस तरीके की लगातार चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस उससे अछूती है या भारतीय जनता पार्टी उससे अछूती है, ये लगातार, ये आपको भी पता है कि गुटबाजी पूरी चरम पर है। एक गुट तो ये भी कहता है, जिस तरीके से आप चेहरे की मांग कर रहे हैं, एक गुट ने ये भी कहा है कि जब
पिछली बार चुनाव हुए थे तब चेहरा कौन थे कांग्रेस एक का? बात समझिए, नहीं, एक बात समझिए कि क्या राजनीति में एक चुनाव, अभी तो बंगाल में आपने देखा ममता जी चुनाव हार गई, लेकिन 13 तो वो थे ना। सवाल है 2017 में अगर हमारी हार थी तो क्या वो मुख्यमंत्री के अकेले के कारण से हुई थी? क्या जो आज इस सवाल को बात कर रहे हैं कि वो उसके लिए, क्या वो उस मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे? और सवाल ये है कि ये तो किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में एक बुनियादी बात है कि एक वर्ग का सोच है कि चेहरे को घोषित किया जाए, एक वर्ग उससे इत्तेफाक नहीं करता है, इसमें गुटबाजी का है। इस आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व को जो फैसला होना वो उसके साथ हम खड़े हैं। ये तो हो सकता है, यही अंतर है कि हमको दिल्ली किस रास्ते जाना है, हमको बाया मुरादाबाद के आना है या किसी दूसरे के रास्ते आना है। ये कोई मतभेद या गुटबाजी का सबूत नहीं है। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मत मतंतर है। एक बार कहता है चेहरे को पर चुनाव लड़ा जाए, एक बार कहता नहीं है। आखिर क्या हम 5 सालों में हम भारतीय जनता पार्टी में जो आरोप लगा रहे, यही तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के विकास को अवरुद्ध कर दिया। आखिर 5 साल हम अवरुद्ध कर दिया है तो कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को तो गिना रहे हैं। क्या 2012 से लेकर 17 में कांग्रेस पार्टी ने राज्य के विकास को एक नया आयाम नहीं दिया था? क्या 13 की आपदा को जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहता था कि 10 साल तक आप 4 धाम यात्रा भूल जाइए, ये कांग्रेस थी, कांग्रेस की सरकार थी जिसने उस आपात स्थिति से लड़ करके केंद्र की हमारी सरकार का सहयोग मिला, हमने 4 धाम यात्रा शुरू की। क्या उस सरकार की उपलब्धियों को मेरे दोस्त या मित्र लोग नकार रहे हैं? तो सवाल ये है। बिल्कुल प्रदीप भाई, एक सवाल है जो कहते हैं कि वो चेहरा थे, बिल्कुल तो प्रदीप भाई, सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल प्रदीप भाई उठा रहे हैं, क्योंकि वक्ता प्रदीप भाई इतने अच्छे हैं कि इतने अच्छे वक्ता हैं, बहुत सारी चीजों को बड़े प्यार से बता जाते हैं। अगर हम बात करें, इस बार ऐसा भी कहा जा रहा है प्रदीप भाई कि बीजेपी के अंदर ये बात उठ रही है कि चेहरा कुमाऊं से होना चाहिए, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, छोटा सा राज्य है, हम इस राज्य को कुमाऊं और गढ़वाल के दायरे में नहीं बांट सकते, हम इस राज्य को जातियों के दायरे में नहीं बांट सकते। चेहरा वो हो जो सबको स्वीकार हो। देखिए, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष थे, कभी सवाल नहीं उठा कि ये दोनों कुमाऊं से है। तो चेहरा वो हो जो सबको स्वीकार करता हो, जो उत्तराखंड को की अभिव्यक्ति को, उत्तराखंडियत को, उत्तराखंड के नौजवानों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों, दलितों व जनजाति को, नौजवानों को के आशाओं का प्रतीक हो। तो मैं ये कुमाऊं और गढ़वाल के पैमाने में मैं क्या कहते हैं इसको कभी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरा आधा जीवन, बुनियादी जीवन शिक्षा दीक्षा गढ़वाल से हुई है और बाद में मैं कुमाऊं में है, तो मैं तो कभी भी इसको कुमाऊं और गढ़वाल। प्रदीप भाई, एक बार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेश जोशी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि मामला क्या है। सुरेश जोशी जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। जी नमस्कार जी। सुरेश जोशी जी, चल क्या रहा है उत्तराखंड में, ये क्या कहेंगे आप इस पर? कांग्रेस को आपने बैठे बैठाए इतना बड़ा हथियार दे दिया। कांग्रेस कह रही है कि अस्थिरता अगर लाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी लाती है, अचानक मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए संजय जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अस्थिरता नहीं है, ये एक कानूनी अड़चन में इसको कहूंगा। कानूनी अड़चन इस तरह की आ गई कि जिसके कारण ये आज हमको ये परिस्थितियां यहाँ पर को हो रही हैं, उनका हम लोग सामना कर रहे हैं। सुरेश जोशी जी, एक सवाल ले लूं छोटा सा यहीं पे। आपने कहा कानूनी अड़चन, क्या ये इतने बड़े बड़े दिग्गज आपके यहाँ मंत्री हैं, इतने सारे लोग वहाँ हैं, बहुत बड़े बड़े सलाहकार वहाँ हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या उन लोगों को नहीं समझ में आया कि कानूनी अड़चन आ सकती थी? क्या संविधान की जानकारी नहीं थी? कहीं तो चूक हुई है ना जी? नहीं, पहली बात तो देखो, मैं आपको ये बताऊं कि जो कोरोना की सेकेंड वेव आई, इसका आकलन कोई भी नहीं कर पाया कि कोरोना की सेकेंड वेव आएगी और इतनी भयावह स्थिति उसको सेकेंड वेव में होगी, और उसके कारण जो है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी परिस्थितियां जो है कि इस तरह से निर्माण होंगी, ये किसी को उसकी जानकारी नहीं थी। और ये तो आप भी इस बात को समझेंगे या आप मानेंगे
कि ये वैश्विक जो महामारी आई है, इसकी तो किसी को दुनिया के अंदर कोई साइंटिस्ट या कोई वैज्ञानिक कोई इसका पता नहीं कर पाया कि ये क्या आने होने वाला और क्या होगा। तो उसी के कारण उत्तराखंड में भी जो आज परिस्थिति बनी है, जिस पर आप और हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये उसी स्थिति का एक परिणाम है। लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। पहली बात तो ये है कि देखो, विपक्ष से कितने ही आरोप लगाए, कितने ही प्रत्यारोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, वो बहुत मजबूत है। और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है कि भाई हम यहाँ इस क्षेत्र को कैसे विकास के लिए आगे बढ़ाएं, कैसे यहाँ की बेरोजगारी समाप्त करें, कैसे हम अच्छा स्वास्थ्य दें, शिक्षा दें, कानून व्यवस्था दें। तो ये सारा काम जो है हमारी एक जो नैतिक जिम्मेदारी है, उसको हम सब काम कर रहे हैं। और दूसरा विषय क्या है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करती है। हम लोग सामूहिकता में एकता को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसलिए नेता कौन होगा, विषय ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां पर खड़ा होता है, जहां पर हमारी आइडियोलॉजी खड़ी होती है, वहीं से जो है कि कतार लाइन लगना शुरू होता है और वहीं से जो है हम अपने सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। ये अन्य दलों में क्या है कि नेता पहले खड़ा होता है, नेता के पीछे लोग खड़े होते हैं, लेकिन हमारा संगठन खड़ा होता है, संगठन के पीछे हमारा कार्यकर्ता खड़ा होता है, हमारा कैडर खड़ा होता है, हमारी आइडियोलॉजी खड़ी होती है, हम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। 3 दिन हम लोगों ने इस विषय में बहुत गहरा चिंतन मनन रामनगर के अंदर किया था कि हमारा 2022 का रोड मैप क्या होगा, हमारे प्रमुख मुद्दे क्या होंगे और हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर विषय को लेकर के आएंगे। इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने बहुत गहरा मंथन वहां पर किया। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व, सब लोग वहां पर थे। नहीं, बिल्कुल। सुरेश जोशी जी, यहाँ एक सवाल आपसे एक और है, एक आरोप और है यहाँ पे। एक आरोप ये भी है, आपने कहा नेतृत्व की कोई बड़ी बात नहीं है, सामूहिक नेतृत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ बहुत सारे सवाल जो आम जनमानस में चल रहे हैं, जो कांग्रेस भी उठा रही है, और वास्तव में उसका जवाब आपको शायद अगले जो ये चुनाव आने वाला है देना भी पड़ेगा कि जो पहले मुख्यमंत्री हटे उसे लेकर आज तक असमंजस है क्यों हटे, दूसरे हटे उसे लेकर भी असमंजस है क्यों हटे। संवैधानिक संकट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जनता कैसे देख रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, यह बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी बात यहां पे यह भी आती है कि गुटबाजी इस कदर हावी थी कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे वो पूर्व मुख्यमंत्री पर, अगर कुंभ घोटाले की बात जब कांग्रेस ने उठाई तो ये कहकर पल्ला झाड़ दिया था कि दूसरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल की स्थिति थी, तो वो मुख्यमंत्री भी किसके थे, वो भी आप ही के मुख्यमंत्री थे। इस तरीके की भी स्थितियां आ रही है कि अपनी बातों को, अपने हम कहेंगे कार्यकाल के दौरान जो चीजें हुई हैं उसे भी एक दूसरे पर थोपने की एक परिपाटी चल रही थी। ये बहुत बड़ी एक चुनौती आपके सामने आने वाली है। ये भी सब आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। फिर अब जो मुख्यमंत्री आएगा वो विधायकों में से होगा या बाहर से आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। और इस बात की क्या गारंटी रहेगी कि वो अग्रिम चुनाव में चेहरा होगा, ये भी एक सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है। और देखिए, प्रदीप टमटा जी मुस्कुरा रहे हैं, और सुरेश जोशी जी, क्योंकि आप बड़े तेज तरार प्रवक्ता हैं तो बहुत कुछ बोलिएगा, क्योंकि जवाब देखिए मुस्कुराते हुए उधर से भी बढ़िया आएगा आपके पास। जी सुरेश जी बोलिए। सीनियर लीडर हैं प्रदेश के, उनके दल पे या उनके लिए मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मुस्कुराने का वक्त है। जिस तरह से 10 विधायकों वाली पार्टी 11 ग्रुप में बटी है, उसको चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि हम तो चिंतन मनन 3